गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। खाली इसी का आवाज है, बाकी किसी का नहीं है। चलो बहुत अच्छे। मतलब कभी भी जीवन काल में वीडियो देखेगी तो कहेगी कि देखो ये मेरी आवाज है, इतना तेज मैं ही चिल्ला सकते थे, ठीक है, बाकी और कोई नहीं चिल्ला सकता था। चलो यही खा करके आती है, बाकी कोई नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मान के चलिए कि हर दूसरे साल आपसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत हल्के सवालों में से एक है, ठीक है। एक बार अगर आपने ढंग से सीख लिया तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को आराम से लिख करके आ सकते हैं बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा सीखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये साइकिल जो है वो चल रहे हैं, ठीक है, और इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है आपके लिए। दूसरा, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो बेसिक जो हमारा एम है वो यही है कि कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं हर पर्टिकुलर फेज में, और किस तरीके से ये हार्मोन जो है वो अपना काम करते हैं। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को देखें, और ऐसा नहीं है कि आप इस बात को नहीं जानते, बहुत सारे हार्मोन्स या ज़्यादातर हार्मोन्स या कह लो पूरे हार्मोन्स, ठीक है, उसकी स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जैसे आप ये जानते हो कि प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं, आप ये जानते हो कि क्या नाम है एस्ट्रोजन क्या होते हैं, आप ये जानते हो कि एफएसएच क्या होते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप ये जानते हो कि एलएच क्या होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सारे के सारे आपके लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए, ठीक है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कितना याद है। नहीं, ये भी तो बड़ा बात है, हमने कह दिया कि आपको याद होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे क्या है, हम इसी क्लास में पढ़े हैं कि किसी और क्लास में पढ़े। नहीं, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसी क्लास में सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम अब अपने एकदम लास्ट पायदान पर है, ठीक है। 1-2 दिन में ये चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कूद जाएंगे, ठीक है। और ये सब छोटे चैप्टर, इसके बाद के जो चैप्टर्स है वो इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद की चीजें आपको अच्छा एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ठीक है थोड़े थोड़े सवाल पूछे जाते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए एक बात पहले सीख लीजिए फिर से। हमने सबसे शुरुआत में जब प्रोसेस की बात करी थी कि भाई हम फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ह्यूमन बीइंग में, तो हम ये मान करके चल रहे थे कि गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया हुई, गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर ये गैमेट जो है उसका इंसेमिनेशन हुआ इन द फीमेल, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये दोनों गैमेट आपस में मिले, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट से हमारा क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज पर तक हम पहुंचे। क्लीवेज से हमने ब्लास्टोसिस्ट तैयार किया, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद या तो गैस्ट्रुलेशन पहले कर सकते हैं या प्लासेंटेशन, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो प्लासेंटा बना, ठीक है। प्लासेंटा के बाद आपका गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस आपने कंप्लीट किया। गैस्ट्रुलेशन में हमने देखा कि जर्म लेयर्स बने, ठीक है। ये जर्म लेयर्स क्या करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, और यही ऑर्गेनोजेनेसिस जो होगा वो आगे जाकर के एक कंप्लीट या फुल्ली डेवलप्ड फीटस का फॉर्मेशन करेगा। और फाइनली जब फीटस बन जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि तब तक 9 to 9.5 मंथ का जो टाइम है वो हमारा वहां तक हम पहुंच चुके होंगे, यानी हम वहां तक रीच कर चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट कंडीशन है, चूंकि मैच्योर फीटस है तो अब तो इनको बाहर निकलना है, तो हमने कल के डेट में पार्चुरेशन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये तब हुआ, देखिए ये तब हुआ जब दोनों गैमेट आपस में मिले। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि फीमेल में क्या हमेशा गैमेट्स के मिलने की संभावना है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि देखिए फीमेल में गैमेट बनने की प्रक्रिया की शुरुआत तो 10-12 साल से हो जाते हैं, लेकिन मैरिजेबल एज अगर आप माने नॉर्मल, तो मैरिजेबल एज भी जो है आज हमारे यहाँ 20-21 ईयर्स के, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है वो 18 से 21 कर दिया, ठीक है। तो कम से कम 21 साल आपका मैरिजेबल एज है। उसके बाद का जो लाइफ है दैट इज द रिप्रोडक्टिव लाइफ, और उस रिप्रोडक्टिव लाइफ का भी एक टेन्योर है, एक पूरा अपना लिमिटेशन है, ठीक है। 10 से 12 साल में शुरू हुआ ये रिप्रोडक्टिव लाइफ 50 से लेकर के 55 साल में कंप्लीट हो जाता है। बुक तो और 50 से 52 साल लिखता है, ठीक है, बट अब मान के चलिए ऑन एन एवरेज 50 से 55 साल में ये कंप्लीट हो जाता है। अब जरा सोचिए कि 10 से 12 साल से लेकर के 50 से 55 साल में क्या हर महीने, चूंकि हर महीने क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एग इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte, पता है ना आपको। तो हर महीने में क्या स्पर्म मिलेंगे, क्या हर महीने में स्पर्म के मिलने की संभावना है? ऑब्वियसली नो। तो उस कंडीशन में ये एग या ये जो सेकेंडरी oocyte है उनका क्या होगा,
ठीक है। दूसरा आपको एक चीज और सिखाया है इम्प्लांटेशन में ही कि भाई देखिए इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है ये तो हर महीने की प्रोसेस है। ठीक है, यूट्रस खुद को हर महीने तैयार करता है कि भाई कभी भी अगर ऐसे मेल गैमेट अगर आ जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो हम इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को यानी कि प्रोसेस को हम कंप्लीट कर दें। यानी यूट्रस को वो उस तरीके से पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है कि भैया हम तैयार हैं इम्प्लांटेशन के लिए, बस केवल गैमेट के मिलने भर की देरी है। एक बार गैमेट मिल जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, क्लीवेज हो जाए, उसके बाद हम तो तैयार हैं, हमारा तो सब कुछ बना हुआ है, बस आइए और आकर के फिक्स हो जाइए। ठीक है, तो ये कहानी हर महीने की है, समझिए, ये कहानी हर मंथ की है। लेकिन हर मंथ में चूंकि आपको ये पता है कि ये स्पर्म नहीं मिलते, तो सब कुछ बना बनाया जो चीज है उसको वापस से क्या करना होगा, डिग्रेड करना होगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो खेल है ये हार्मोनल है, और इसमें जो हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को आप प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है एक समय के बाद प्रोजेस्टेरॉन जो है वो धीरे धीरे अपने लेवल को क्या करते जाते हैं, कम, क्योंकि ये सिग्नल ऑलरेडी रिलीज है कि आने वाले टाइम में अब स्पर्म नहीं आने जा रहे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देयर इज अ फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ यूट्राइन वॉल। ये वॉल ऑफ यूट्रस जो है वो ब्रेक कर जाता है। अब यूट्रस के वॉल अगर ब्रेक कर जाएंगे तो क्या होगा, यूट्रस के वॉल जो होंगे वो इरोड होंगे, खुरचे जाएंगे, और धीरे धीरे वो वॉल जो है वो छूट करके बाहर आएंगे। लेकिन जिस समय में ये खुरचना होगा उस टाइम में तो पीछे में ब्लड वेसल भी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि देयर इज अ डैमेजिंग ऑफ ब्लड वेसल। सो वहां से ब्लड वेसल रप्चर करते हैं, तो ब्लड along with fragments of uterine wall और जो सेकेंडरी oocyte आपके बर्बाद हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, वो दे ऑल कम्स आउट। ठीक है, और ये टाइम होता है लगभग 3, 4, 5 दिन तक का, 3 से लेकर के 5 दिन तक का। उसके बाद ये प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाती है और फिर यूट्रस प्रिपरेशन करना शुरू करता है नेक्स्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट कंडीशन को ध्यान में रख करके। तो ये जो प्रोसेस होती है हर महीने, यूट्रस के वॉल का बनना, सेकेंडरी oocyte का बर्बाद होना, यूट्राइन वॉल का रप्चर करना, ब्रेक करना, उनके साथ साथ आपके जो ब्लड वेसल है उनका रप्चर करना, और ये सबका वापस से बाहर आ जाना, ये सारी जो प्रक्रिया है दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। देखिए मेंस्ट्रुअल जो होता है, ठीक है, वो एक्चुअल आया है मेंसम से। ठीक है ना, और मेंसम का मतलब होता है क्या, मेंसम का मतलब होता है मंथ। ठीक है, तो एक मंथ फीमेल के लिए 28 डेज के होता है। ठीक है, और इसी 28 डेज की साइकिल को हर महीने कंप्लीट करना होता है, एंड दैट इज व्हाट नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। वही जो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन आप करते हो अलग अलग फेजेस के तौर पर, उसी को आप क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। किसी को दिक्कत? अब देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है एज ऑफ 10 to 12। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है एज ऑफ 10 to 12। अलग अलग फीमेल में अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज नोन एज, क्या कहते हैं आप उसको आप कहते हैं मिनार्क। एक बार और भी बताएं, इसको आप क्या कहते हैं, मिनार्क कहते हैं। एंड द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अबाउट 50 to 55 ईयर्स। कोई ना कोई एक टाइम ऐसा होगा विच इज द लास्ट वन। और जब ये लास्ट होंगे, अच्छा एक बात और जानिए, लास्ट होंगे तो भी फीमेल को पता चलता है कि देयर इज अ कंडीशन ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे तब भी फीमेल को पता चलता है कि देयर इज अ कंडीशन ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लास्ट जब होते हैं तो यहां पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेनोपॉज कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, एक नंबर में ये लगभग हर दूसरे तीसरे साल आपसे कोई ना कोई पूछ लिया जाता है, चाहे वो मिनार्क पूछे चाहे वो मेनोपॉज पूछे। ये बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें प्रोसेस कैसे चलता है। ठीक है, इसमें टोटल प्रोसेस का क्या कॉन्सेप्ट है, कितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, और किस तरीके से हम डेज को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, इसके लिए हम एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये तो नेचुरल कंडीशन है कि फीमेल में ये साइकिल 28 डेज की होती है। ठीक है, चलो ये तो नेचर ने बना करके भेजा है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे टेलीकॉम कंपनियों वाले जो लोग हैं, जियो और एयरटेल और पता नहीं, उनके भी महीने 28 दिन के होते हैं। वो भी 30 दिन वाले नहीं है, वो भी 2 दिन खा जाते हैं उसमें से। नहीं, अब देखिए पूरे का जो महीना जो उनका चलता है, आपको कितने दिन के लिए डेटा देते हैं, आपको कितने दिन के लिए बात करने का मौका देते हैं, 28 डेज का ही ना।
तो नेचर का तो अलग रूल है, उसको तो इनको कैसे कौन सिखा दिया कि 28 दिन का महीना होता है? कौन स्कूल में पढ़ लिए? हम लोग तो 30 दिन 31 दिन के महीने की बात करते हैं। अब वो लोग कहते हैं नहीं, जो सबसे कम वाला फरवरी, हम फरवरी को मान करके चलते हैं। फरवरी 28 दिन, अच्छा तो फरवरी कभी 29 दिन का भी होता है, कभी 29 दिन का ही देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है एक्चुअल में, देखिए उनका एक पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजी है। वो क्या करते हैं, 2 दिन आपके महीने से बचा लेते हैं, और वो जो 2 दिन होता है वही तो कमाई है उनका। जैसे ऐसे 1 महीने का देंगे तो पूरे 1 महीने चलाना है, अब 2 दिन खिसका लिया आपसे, तो 2 दिन जब खिसका लेंगे तो क्या होगा, आपका जो टाइम है वो कम हो गया ना 2 दिन। उसके बाद आपको तुरंत रिचार्ज कराना है, अब तो रिचार्ज का टाइम वो नहीं देते, और 5 दिन पहले ही से बोलना शुरू करते हैं। ऐसी घोर बेइज्जती 5 दिन पहले से शुरू कर देते हैं, आपका फलाना मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने वाला है, और क्या कहते हैं वो, बिना रुकावट सेवाओं का आनंद लेने के लिए, पता नहीं कौन सा आनंद है, आनंद लेने के लिए आप रिचार्ज कराइए। अरे आनंद तुम्हें आ रहा है, ठीक है, क्योंकि तुमको पैसे मिल रहे हैं, और नहीं तो क्या कि सब अपना अपना टेरिफ पे दामों बढ़ा दिए, खास करके जियो वाले। जैसे ही बेटे का शादी किया, ठीक है, देखा कि अच्छा कितना करोड़ लगा जी, 2000 करोड़ खर्चा करो ना, बाकी तो हम ले लेंगे ग्राहक से। क्या करना है, 2 रुपया बढ़ा देना है, ठीक है, हर महीने 2 रुपये, 1 साल में सब वसूल आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उनका, हमको आज तक समझ में नहीं आया कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है भाई, 28 दिन का उनका महीना कैसे लग जाता है। ठीक है, तो खैर कोई नहीं। देखिए यहां पर आपका क्या है, एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन को जरा चेक कीजिए। देखिए थोड़ा सा और इसको उधर ले लेते हैं ताकि की जगह हो जाए। देखिए यहां से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से, इधर देखो, यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4, ये पहला स्टेज है आपका 4 दिन का। सबके बारे में लिखेंगे और बताएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12, कहाँ गए हम लोग, 13 और 14, 1 दिन का ये पीरियड। ये हो गया आपका क्या, 5 से लेकर के 13। उसके बाद ये तीसरा देखिए, एकदम पतला सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है भाई, एकदम कॉम्पैक्ट एरिया। ये क्या है, 13 और 14, यानी 1 दिन का है। उसके बाद आइए 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। ये पूरा का पूरा आपका ओवरऑल साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया। अब देखिए ये जो रीजन आप देख रहे हैं 1 से 4, इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, ये जो रीजन आप देखते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। इसमें जगह नहीं है, इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं। ये क्या है आपका, ओवुलेटरी फेज। और ये वाला जो फेज है इसको हम लोग कहते हैं क्या, लुटियल फेज, या इसी को हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी फेज। बतिया रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आप नहीं बतियाएंगे तो फिर समझ रहे हैं कैसा जीवन चलेगा। ठीक है, देखिए 4 फेजेस है हमारे पास। पहला जो फेज है वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन फेज। दूसरा जो फेज है वो प्रोलिफेरेटिव, इसको ग्रोथ फेज भी कह सकते हो। तीसरा जो फेज है वो क्या है, ओवुलेटरी फेज। और चौथा फेज जो है वो क्या है, लुटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। 4 अलग अलग फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया। देखिए, और सबकी टाइमिंग फिक्स है, 1 से लेकर के 4 दिन ये किसका फेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज। उसके बाद 4 से लेकर के 13 दिन ये किसका फेज है, प्रोलिफेरेटिव फेज का। उसके बाद 13 और 14 यानी 14वां दिन, एकदम मिड ऑफ द साइकिल, कौन सा फेज है ये, इसको कहते हैं ओवुलेटरी फेज। और उसके बाद है आपका लास्ट फेज, जो डे नंबर 14 के बाद 15 से लेकर के 28 तक चलता है। ठीक है, इट इज द लास्ट फेज। और ये जो लास्ट फेज है इसको आप क्या कहते हैं, लुटियल फेज या सेक्रेटरी फेज कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है, 4 फेजेस में बांट दिया हमने। अब आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, प्रोसेस की शुरुआत हम कभी भी 1 से 4 डेज में नहीं करते। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि अच्छा पहला फेज तो सर ने ये बताया मेंस्ट्रुएशन फेज, तो मेंस्ट्रुएशन फेज से शुरू करेंगे, नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम जब भी शुरू करते हैं तो डे नंबर 5 से लेकर के डे नंबर 13 ये हमारा पहला फेज होगा।
फिर 13 और 14 वाला जो पार्ट है यानी डे नंबर 14 ये आपका दूसरा फेज होगा। फिर आपका डे नंबर 15 से लेकर के 28 ये क्या होगा, तीसरा फेज होगा। और सबसे लास्ट फेज क्या होगा, 1 to 4। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि पूरे प्रोसेस का ये रिजल्ट है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है भाई, पहले क्या हुए, पहले थिक हुए आपके यूट्राइन वॉल, ठीक है, फिर उसके बाद तब तक क्या हुआ, ओवुलेशन हो गया, ठीक है ओवरी के तरफ से। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने से थिकनेस बढ़ करके मैक्सिमाइज हो गई, सब कुछ तैयारी हो गई। उसके बाद अगर स्पर्म नहीं आए तो क्या होगा, तब ना फाइनल ब्रेकडाउन होगा कि पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस का कॉन्सिक्वेंस है, ये पूरे प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट है कि देयर इज अ लॉसेस। ठीक है, देयर इज अ रिलीज ऑफ सम यूट्राइन वॉल और ब्लड और जो भी तमाम चीजें हैं उनका बाहर निकलना। ये इतने प्रोसेस होंगे तब जाकर के ये प्रोसेस हो सकता है। इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं तो पहला फेज आपका क्या है, प्रोलिफेरेटिव फेज। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है। तो प्रोलिफेरेटिव फेज वो फेज है जहां से कि प्रोसेस की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और प्रोसेस की शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस के एक हार्मोन के रिलीज होने से। हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है FSHRF। फुल फॉर्म क्या हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। और ये रिलीजिंग फैक्टर जो है ये सीधे सीधे कहां पहुंच जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड को नॉक करके क्या करते हैं, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से FSH को सिक्रीट कराने में मदद करते हैं, ETRY। ठीक है, ठीक है, ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सेलरेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को नॉक करते हैं टू रिलीज अ हार्मोन नोन एज FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जैसे ही FSH निकलेगा ये कहां पहुंच जाएगा, फॉलिकुलर सेल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ठीक है, ओवरी में आपको पता है ओवरी में क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। अब ये उनके ऊपर में एक्ट करेगा, प्राइमोडियल फॉलिकल को कन्वर्ट कराएगा प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी को कन्वर्ट कराएगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी फॉलिकल को कन्वर्ट कराएगा टर्शियरी में, और टर्शियरी को फाइनली कन्वर्ट कराएगा किसमें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं, द फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज अनदर हार्मोन। ठीक है, फॉलिकुलर सेल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एक अनदर हार्मोन को रिलीज करते हैं और उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। और जैसे ही एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी, FSH का लेवल अपने आप क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी FSH जो होंगे वो धीरे 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 अपने आप कम होते चले जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे उनके लेवल। समझ में आ रहा है ना? तब तक ग्राफियन फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हो चुका है। ठीक है, अब FSH नहीं बचेगा तो ग्राफियन फॉलिकल को संभालेगा कौन, ग्राफियन फॉलिकल को संभालने वाला तो FSH है, वही तो उसको मैच्योर किया है और वो धीरे 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 रिलीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल के ब्रेक डाउन के कंडीशंस आपको दिखाई देंगे। लेकिन अभी रुक जाइए, अब क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन की लेवल धीरे धीरे बढ़ रही है और FSH की लेवल जो है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। इसमें किसी को दिक्कत है? अब एस्ट्रोजन क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम यह होता है कि एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है, पहले भी बता चुके हैं। दूसरा, एंडोमेट्रियम के वॉल पर एक्ट करके और इसके थिकनेस को लगभग किसी किसी बुक में 2 से 3 mm लिखा हुआ है, किसी बुक में 1 से 2 mm, तो ऑन एन एवरेज 2 mm तक इसको थिक कर देता है। ठीक है, ये पहला हार्मोन है जो यूट्रस पर डायरेक्टली अप्लाई होता है और अप्लाई होकर के वो क्या करता है, थिकनेस को बढ़ा करके 1 से 2 mm या 2 से 3 mm तक उसको मैक्सिमाइज कर देता है, मतलब उतने mm तक उसको थिक बना देता है। अच्छा, दूसरा कि एस्ट्रोजन जो है वो एक चीज और डिसाइड करता है कि अब LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन शुरू हो जाए, यानी यही प्रमोट करता है टू सिक्रीट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। समझ में आ रहा है ना? और तब तक क्या हुआ, तब तक एस्ट्रोजन ने अपना काम कर लिया जो करना था। अब इधर FSH निग्लिजिबल होने लगे, यानी कम होते 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 तक खत्म हो जाएंगे। इधर एस्ट्रोजन की मात्रा भी धीरे 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 घटनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे एस्ट्रोजन घटेंगे वैसे वैसे LH की मात्रा बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे LH की मात्रा बढ़ेगी हम आ जाएंगे डे नंबर 13 तक। खिसते खिसते हम कहां पहुंच गए, डे नंबर 13। और जैसे ही हम एंट्री करेंगे डे नंबर 14 में,
ध्यान देना, एस्ट्रोजन की लेवल जो है, सॉरी एलएच की जो लेवल है वो क्या हो गई, मैक्सिमम। एलएच की जो लेवल हो गई वो कैसी हो गई, मैक्सिमम। और एलएच की लेवल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी मैक्सिमाइज हो जाती है कि इट विल कम आउट फ्रॉम द यूरिन ऑफ द फीमेल, ठीक है, वो यूरिन से निकलने लगते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एलएच सर्ज, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एलएच, ठीक है, फ्रॉम द यूरिन ऑफ द फीमेल, ठीक है, ड्यूरिंग डे 14th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज एलएच सर्ज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलएच सर्ज। सर्जिंग का मतलब होता है रिमूवल, वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। और यही वो टाइम है जब एलएच अपने मैक्सिमम लेवल पर है, एफएसएच अपने मिनिमम लेवल पर है, एस्ट्रोजन भी धीरे 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 मिनिमाइज हो गया है। ये बहुत अच्छा टाइम है ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक करने का, ठीक है। और क्या हो जाएगा, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड एग विल रिलीज आउट। देखिए एलएच का डायरेक्ट रोल जो होता है वो एग को रिलीज कराने में होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि एग को रिलीज कौन सा हार्मोन कराता है, which hormone is responsible to release the egg during the time of ovulatory phase of menstrual cycle, that is LH, ठीक है। LH इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो LH इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। ओवुलेशन हो गया, इसका मतलब हम किस फेज में आ गए, ओवुलेटरी फेज में, और ये एक ही दिन का होता है, विच इज द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले एस्ट्रोजन एक और काम करता था। देखिए सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करके जाते हैं। एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन किया, एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम के वॉल को थिक किया प्राइमरी कंडीशन में, एलएच के लेवल को बढ़ाने लगा, और इसका एक एक्टिविटी, एक एक्शन जो है वो कहां हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब पे। फेलोपियन ट्यूब को वो क्या कर देता है, डेंस बना देता है। डेंस का मतलब होता है कि जो सिलिया का स्ट्रक्चर है इट वुड बिकम डेंस्ड, काहे, ताकि कि अब जब एलएच के एक्टिविटी के थ्रू ओवुलेशन कंप्लीट हो जाए, ओवुलेटरी फेज कंप्लीट हो जाए, सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाए, तो क्या होगा, उसको फिब्री पकड़ लेगा, ठीक है। और फिब्री पकड़ करके उसको क्या करेगा, अपने ओस्टियम के सहारे, ओस्टियम इज द पोर के सहारे वो किधर भेज देगा, एम्पुला में, और एम्पुला से उसको लुढ़क करके कहां पहुंचना है, एम्पुलरी इस्थामिक जंक्शन पर। तो अगर वो पूरा का पूरा डेंस है स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया से, तो सीलिया क्या करेंगे, बीट करना शुरू करेंगे अप एंड डाउन, जिसके कारण एक मोशन तैयार होगा, एक मूवमेंट के लिए एक जगह तैयार होगी, जिससे वो आसानी के साथ रोल करेंगे, कौन, सेकेंडरी ओसाइट। और करते करते कहां पहुंच जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे एम्पुलरी इस्थामिक जंक्शन पर। और जैसे ही एम्पुलरी इस्थामिक जंक्शन पर पहुंचेंगे, ओवुलेटरी फेज जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, क्योंकि ओवुलेशन निकल गया, ठीक है, एक बाहर आ गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही ये बात खत्म हो गई, अब यहां से शुरू होता है एक नए हार्मोन का, यानी एलएच 2-3 काम करता है। फिर से समझिए, पहला जो काम है वो क्या है, एक को रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। दूसरा कि चूंकि ये ब्रेक हो चुके हैं ग्राफियन फॉलिकल, तो ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम को फुल्ली तैयार रखता है कि अब ये क्या करेंगे, हार्मोन को रिलीज कर सकता है। समझ में आ रहा है। और तीसरा, इट प्रोमोट द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब क्या करेगा, एस्ट्रोजन, सॉरी, अब क्या होगा, एलएच का लेवल धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ धीरे धीरे कम होता जाएगा, डे नंबर 15 आ गया, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे 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 बढ़ रहा है। अब ये लेवल बढ़ता जाएगा डे वाइज, अब ये डे वाइज बढ़ते 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 फाइनली ये क्या हो जाएंगे, इट बिकम मैक्सिमाइज। वो टाइम होगा जब ये यूट्रस के ऊपर में एक्ट करके पूरी तरह से उनको क्या बना देगा, पूरी तरह से उनको मैच्योर बना देगा, ताकि कि इम्प्लांटेशन के लिए वो तैयार हो जाए, यानी हाईली वस्कुलर, टॉर्टोसेप्ड, ग्लैंडुलर सेप्ड, और उसकी थिकनेस को बढ़ा करके अप टू 4 to 5 mm तक कर देगा। इट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ यूट्रस, यानी मैक्सिमम थिकनेस ऑफ यूट्रस हैज बीन अचीव्ड, पूरी तरह से हो गया। अब क्या हो रहा है भाई, एग का वेट, सॉरी स्पर्म का वेट करते 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 डे बीतते जा रहे हैं। अब यहां से सिग्नल आना शुरू हो गया कि भैया अब स्पर्म नहीं आने जा रहा है, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का काम खत्म, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही उसके लिए तो तैयार था कि आएगा तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब तो कुछ हुआ नहीं, तो धीरे 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 प्रोजेस्टेरोन की लेवल घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी डे बाय डे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, मिनिमम, एंड दिस इज द डे ऑफ दिस 27 और 28 का, ठीक है। 28 दिन आते आते ये अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और सोचिए, जिस चीज से आपका, जिस हार्मोन से आपका यूट्रस जो है उसकी थिकनेस मैक्सिमाइज हुई है, वही विड्रॉ हो गया, तो क्या थिकनेस की जो कंडीशन है वो मेंटेन रह पाएगी,
क्या थिकनेस उतना थिक रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो क्या हो जाता है? देयर इज अ फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ यूट्रस का जो वॉल है वो अपने आप को संभाल नहीं पाया उस थिकनेस को, एंड देयर इज अ फाइनल ब्रेकडाउन। और तब तक आ गया डे नंबर 1। और जैसे ही डे नंबर 1 आया, क्या हो गए? देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ यूट्राइन वॉल। और यूट्राइन वॉल ब्रेक किए, उसके साथ साथ आपके ब्लड वेसल रप्चर कर गए, ब्लड विथ सम अमाउंट ऑफ या फ्रैगमेंट्स ऑफ यूट्राइन वॉल, ठीक है, एंड ऑल्सो अलोंग विद द सेकेंडरी oocyte, दिस ऑल कम्स आउट। तो फर्स्ट डे से ये शुरू होता है। पहले डे में फ्लो ज्यादा होते हैं, धीरे 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 फ्लो जो है वो कम होते 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 डे नंबर 1, फिर उससे कम डे नंबर 2, फिर 3। कुछ महिलाओं में 3 में ही स्टॉप, कुछ महिलाओं में 4 में, और कुछ कंडीशन ऐसी भी बनती है जिनके यूट्रस में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, वो 5 तक भी चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो 5 तक चले जाते हैं तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको डे को लेकर के कुछ समस्याएं शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब अलग बात है, बट जो जनरल कंडीशन है वो क्या है? 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन में ये फाइनल कंप्लीट हो जाते हैं। फिर यूट्रस एकदम सफाई हो गया, उनका सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर यूट्रस अपनी थिकनेस को मेंटेन कर लिए जैसे थे, मतलब थिन हो गए जैसे थे वो। और जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही दोबारा से फीडबैक सिग्नल मिलना शुरू होगा। किसको? देखिए, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जैसे जैसे डाउन होगी वैसे वैसे एफएसएच आरएफ को निकलने की सिग्नल हाइपोथैलेमस को मिलती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोजेस्टेरॉन अपने मिनिमम वैल्यू पर आएगा, एफएसएच आरएफ को निकलने की पूरी तरह से आजादी हो जाएगी, यानी हाइपोथैलेमस पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा उस सिग्नल के थ्रू। और तब तक आ जाएगा डे नंबर 4। डे नंबर 4 जैसे ही क्रॉस करेंगे, एफएसएच आरएफ दोबारा निकल गया, फिर नेक्स्ट साइकिल में हम लोग करेंगे। अब समझ में आया? और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअस मैनर में चलते हैं टिल द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द फीमेल। किसी को दिक्कत? यही है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बातें करेंगे जो बच गए हैं, लैक्टेशन और ये, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को फिनिश, आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, बाकी का काम आपको करना है, ठीक है। सैटरडे को आपकी टेस्ट है, याद है ना? पूरी बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ करके आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। चलिए, तो जय हिंद। आप फ्लाइट पकड़ने वाले हैं।